मैंने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और होटल के कांच वाले दरवाजे से अंदर कदम रखा। बाहर हल्की बूंदाबांदी थी और अंदर मार्बल की चमक, क्रिस्टल की रोशनी, परफ्यूम और महंगे फूलों की खुशबू। सब कुछ इतना परफेक्ट कि मुझे एक पल को लगा मैं किसी शादी में नहीं, किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। आज मेरी बेटी अनन्या की शादी थी और मैं सरिता शर्मा बस यही सोचकर मुस्कुराई कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसकी आंखों में खुशी रहनी चाहिए। रिसेप्शन के पास बड़े बड़े नामों की लिस्ट थी, अंग्रेजी में, गोल्डन लेटर में। आसपास लोग डिजाइनर कपड़ों में ऐसे चल रहे थे जैसे जमीन उनकी हो। मैं नर्स हूँ, सरकारी अस्पताल में सालों से ड्यूटी की है। मुझे भीड़, दर्द और खामोशी की आदत है, पर यह वाला सन्नाटा अलग था। यह वो सन्नाटा था जो किसी को सीधे कुछ नहीं कहता, बस नज़रों से बता देता है कि तुम यहाँ फिट नहीं बैठती। तभी पीछे से मेरी बेटी की आवाज़ आई। माँ मैं पलटी। अनन्या भागती हुई आ रही थी। अभी तैयार नहीं हुई थी, सिंपल सूट में, पर चेहरे पर एक अजीब सी कसावट थी। उसने मुझे गले लगाने की कोशिश की, फिर अचानक रुक गई, जैसे उसे याद आ गया हो कि आसपास लोग लोग देख रहे हैं। मैं समझ गई। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? उसने धीरे से कहा। माँ मुझे आपको कुछ बताना है। उसकी उंगलियां आपस में उजल रही थी। आरव के घर वालों ने सीटिंग में कुछ बदलाव कर दिए थे। मेरा पेट अंदर से सिकुड़ गया। मुझे अंदाजा था जब से उसकी होने वाली सास नीलिमा कपूर ने शादी के लिए प्लानिंग अपने की कार में घर से हाथ मिली थी, तब से छोटे छोटे तीर रोज चल रहे थे। कभी मेरे पहचाने पर, कभी मेरे रिश्तेदारों पर, कभी मेरी औकात पर। मैंने सांस संभाली। कहा बैठाया है। उन्होंने जल्दी से कहा। माँ वो बोल रहे हैं कि आपको पीछे वाले साइड में किचन के पास कह रहे हैं। फोटोग्राफर का एंगल और वीआईपी सीटिंग, बस उसकी आंखें मेरे चेहरे से बस रही थी। उस पल मुझे लगा मेरे अंदर किसी ने बहुत धीरे से कुछ तोड़ दिया है, पर मैं मुस्कुराई क्योंकि आज अनन्या का दिन था। मैंने उसकी टूटी हुई उठाई। ठीक है बेटा, तू बस खुश रहे, बाकी मैं देख लूँगी। तभी एक तेज मीठी सी आवाज़ ने हवा काट दी। अनन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीलिमा कपूर अपनी चमकदार साड़ी, भारी ज्वेलरी और एकदम पुलिस स्माइल के साथ हमारे पास आ गई। उनके साथ दो तीन और औरतें थे जो हर बात पर हाँ जी बिल्कुल वाली हंसी हंसती थी। नीलिमा की नज़र मुझ पर पड़ी और वो मुस्कान ठंडी हो गई। ओ आप आ गई सरिता जी। मैंने सीधा खड़े होकर कहा। हाँ नीलिमा जी, होटल बहुत सुंदर है। वो ऐसे हसीन जैसे मेरे सुंदर शब्दों में भी कोई कमी हो। फिर अनन्या की तरफ मुड़कर बोली, बेटा तुम्हारा पार्लर स्लॉट 10 मिनट पहले था। मेहमानों में क्या जाएगा कि दुल्हन लेट हो रही है। अनन्या ने मेरी तरफ देखा। मैं जानती थी वह मेरी वजह से गिल्ट में है। मैंने उसके हाथ दबाए। जा बेटा, मैं ठीक हूँ। वह चली गई और जैसे ही वह दूर हुई, नीलिमा की आवाज़ का सारा मीठापन गायब हो गया। उन्होंने थोड़ा पास आकर बहुत धीरे पर इंतशाब कहा कि मेरे कानों में चुभ गया। देखिए सरिता जी, अनन्या जीत करके आपको बुला रही है, पर हमारी सोसाइटी, हमारे गेस्ट आप समझ रही है ना? मैंने उनकी आंखों में देखा। मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। उन्होंने होठ टेढ़े किए। हाँ, और आप पीछे से सपोर्ट कीजिए। हम नहीं चाहते कि वेडिंग फोटोज में कंट्रास्ट दिखे। और वैसे भी किचन के पास वाले टेबल्स तो आपके खाने का भी वही रहेगा। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। प्रैक्टिकल बात है। वह पल ऐसा था जैसे किसी ने मेरे सामने मेरी पूरी जिंदगी को एक वाक्य में छोटा कर दिया हो। कंट्रास्ट मुझे याद आया मेरे हाथों की नसें जो रात पर टिप बदलते बदलते उभर आई थी, मेरे पैरों की सूजन जो 12 घंटे की ड्यूटी के बाद भी कम नहीं होती, वो एक्स्ट्रा शिफ्ट जो मैंने अनन्या की कोचिंग, उसकी किताबें, उसकी फीस सबके लिए की। मुझे याद आया कैसे वह रातों को जाग कर एड्रेस की तैयारी करती थी और मैं उसके लिए चाय बनाती थी, उसे समझाती थी, बेटा यह ज़िंदगी है, लोग कुछ भी बोलेंगे, तू अपना काम बोलने दे। आज वही बेटी एक बड़े घर में जा रही थी और मैं उसके पीछे वाले कोने में मैंने गला साफ किया। ठीक है, बस इतना ही, क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहती थी, पर मैं झुकना भी नहीं चाहती थी। मैं बॉल रूम की तरफ चली। अंदर सजावट किसी फिल्म जैसी थी। बड़े बड़े झूमर, गुलाब और रजनीगंधा की खुशबू, गोल्डन कुर्सियाँ, आगे की रोज में खास लोग, पीछे एक खंभे के पीछे सिंगिंग रोड्स के पास मेरी टेबल। वहाँ से मंच भी आधा दिखता था और किचन का शोर भी साफ सुनाई देता था। मैडम आप यही बैठेंगी? एक लड़की आई, साधारण यूनिफॉर्म पर, आंखों में इंसानियत।
मैं रुचि हूँ इवेंट सर्विस से। मैंने सिर हिलाया। रुचि ने धीरे से कहा, मैडम मुझे पता है यह सब गलत है। मैं चौंकी। उसने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाई, आप सरिता शर्मा, आप वही सिस्टर है ना जिन्होंने पिछले साल हॉस्पिटल में एक्सीडेंट वाले दिन मेरे पापा को बचाया था, जब आईसीयू में बेड नहीं था। आप खुद दौड़ दौड़ कर सब मैनेज कर रही थी। मेरी आंखें एक पल को भर आई। मुझे वह रात याद थी। ट्रॉमा वार्ड भरा था, डॉक्टर कम थे और मैं बस चलती रही थी क्योंकि किसी के पास कोई और विकल्प नहीं था। रुचि की आवाज़ काँप गई। मैडम, स्टाफ में सब आपको रिस्पेक्ट करते हैं और हमें देखते हैं कि आपको कहाँ बैठाया गया है। मैंने अपनी उंगलियां कसकर पर्स पर रखी। मेरा दिल कह रहा था, आज अगर मैं चुप रही तो अनन्या हमेशा के लिए सीख जाएगी कि प्यार के नाम पर अपमान सहना नॉर्मल है। मैंने रुचि को देखा। बहुत शांत आवाज़ में कहा, बेटा मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो तुरंत बोली, हाँ मैडम, बोलिए। मैंने फ़ोन निकाला। स्क्रीन पर एक नंबर सेव था। कई महीनों से मैंने कभी उसे यूँ इस्तेमाल नहीं किया था, पर आज आज मेरी बेटी की आत्मइज्जत का सवाल था। मैंने नंबर मिलाया। घंटी गई। मेरी धड़कन स्थिर थी, जैसे आईसीयू में किसी पेशेंट के लिए डिसीजन लेते वक्त होती है। सामने का आवाज़ आई कि हाँ बोलिए। मैंने कहा, मनु, मैं सरिता बोल रही हूँ। याद है तुमने कहा था कभी भी ज़रूरत हो। एक कॉल उधर कुछ सेकंड चुपी रही, फिर आवाज़ गंभीर हो गई। सरिता जी आप कहिए। अभी मैंने नज़र उठाकर वो रूम के बीचों बीच नीलिमा कपूर को देखा, जो गेस्ट को निर्देश दे रही थी, जैसे हर इंसान उनकी प्रॉपर्टी हो। मैंने धीमे से कहा, आज मेरी बेटी की शादी है और मुझे पीछे वाले कोने में किचन के पास बिठाया गया है। वजह मेरी औकात। मुझे तमाशा नहीं चाहिए मनु, मुझे बस सही व्यवहार चाहिए। फ़ोन से उस पार एक सांस ली गई, फिर सिर्फ इतना कहा गया, समझ गया, आप वही रहिए। और सरिता जी, आज कोई आपको छोटा नहीं करेगा। कॉल कट गई। मैंने फ़ोन नीचे रखा। रुचि ने मेरी तरफ देखा। मैडम सब ठीक? मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं बेटा सच कितनी जल्दी चल कर आता है। और उसी पल मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने मेरे कंधों से सालों का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया हो। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में इस बॉलरूम की सारी कुर्सियाँ, सारी इज्जतें और सारे नकाब अपनी जगह बदलने वाले हैं। और सबसे पहले बदलाव की आहट स्टाफ की आंखों में दिखने लगी थी। शाम होते होते मेहमानों की भीड़ बढ़ गई। बाहर बारिश की हल्की सी बूंदें अब भी गिर रही थी और अंदर गर्म रोशनी में सब कुछ चमक रहा था। बारात की एंट्री का टाइम पास था। डीजे की आवाज़ टेस्ट हो रही थी। कैमरे वाले इधर उधर दौड़ रहे थे और हर तरफ वही बातचीत, कपूर फैमिली की शादी है, बहुत बड़े लोग आए हैं, देखो वो एमएल है, वह बड़े सर्जन है, लोग क्या कहेंगे, सब परफेक्ट होना चाहिए। मैं अपनी टेबल पर बैठी थी, खंभे के पीछे। मेरे पास कुछ रिश्तेदार नहीं थे क्योंकि नीलिमा ने स्पेस का बहाना बना दिया था। मैं अकेली थी पर कमज़ोर नहीं। मैं देख रही थी कि किस कैसे इज्जत का खेल चलता है, किसे सामने बैठाना है, किसे बस दिखावे के लिए बुलाना है, किसे फ़ोटो फ्रेम में रखना है और किसे किचन के पास छुपाना है। तभी रुचि फिर पास आई। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने बहुत धीमे से कहा, मैडम आप तैयार रहिए। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बस इतना कहा, अब जो होगा वो आपकी गरिमा के लिए होगा। और वह चली गई। कुछ मिनट बाद मैंने देखा 3-4 स्टाफ मेंबर्स जो अब तक परफेक्टली ट्रेन स्माइल के साथ काम कर रहे थे, एक एक करके साइड डोर की तरफ जा रहे थे। पर वह भाग नहीं रहे थे, वह ऐसे चल रहे थे जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। फिर एक वेटर ने ट्रे नीचे रखी, एक बार टेंडर ने बोतल्स बंद की, एक कोऑर्डिनेटर ने लैपटॉप बंद किया। और अचानक जैसे किसी ने पूरे हॉल की नसों से बिजली खींच ली हो। सिस्टम धीमा पड़ गया। नीलिमा कपूर की आवाज़ गूंजी, यह क्या हो रहा है? एपेटाइजर्स अभी तक सर्व क्यों नहीं हुई? रुचि बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने यूनिफॉर्म का बेज निकाला, टेबल पर रखा और साफ कहा, मैम हम यह इवेंट अब हैंडल नहीं करेंगे। नीलिमा का चेहरा लाल पड़ गया। क्या मतलब? कॉन्ट्रैक्ट है, तुम लोग नौकरी छोड़ दोगे? अभी रुचि ने सिर उठाकर कहा, हाँ अभी, क्योंकि हम इंसान हैं मैम, और हम किसी इंसान की बेइज्जती करके आपकी सेवा नहीं कर सकते। यह वाक्य सुनकर कमरे में जैसे हवा रुक गई। मेहमानों की नज़रें घूम गई। कुछ लोग फुसफुसाए, स्टाफ क्विट कर रहा है शादी में, यह कैसे पॉसिबल है? नीलिमा ने चिल्लाकर कहा, सिक्योरिटी बुलाओ।
तभी मैंने एड्रेस से एक भारी शांत आवाज़ आई, सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबने पलट कर देखा। एक आदमी अंदर आया सूट में, पर चेहरे पर कोई दिखावा नहीं। उसके साथ दो मैनेजर्स और एक लीगल टीम जैसी फाइलें लिए लोग थे। वो आगे बढ़ा और पूरे हॉल में अजीब सी खामोशी फैल गई। किसी ने धीमे से कहा, यह तो इंपीरियल ग्रेड के ओनर मानव था। नीलिमा की बॉडी लैंग्वेज पलट गई। अब वह चमकीली चाम निकल रही है। मिस्टर मेहता, थैंक गॉड यू आर हियर। योर स्टाफ इज क्रिएटिंग ए सीन। वी बुक्ड मंस एग्रो। वी पेड। मनोज ने हाथ उठाकर उसे बीच में रोक दिया। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, पर उसमें ऑथोरिटी थी। आपने वेन्यू बुक किया है मैम, पर वेन्यू के अंदर इंसानों की इज्जत नहीं खरीदी। नीलिमा का चेहरा एक पल को फ्रीज हो गया। मनोज ने हॉल में सबकी तरफ देखा, फिर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर इस होटल में आज से एक नियम लागू है। हम किसी ऐसे इवेंट को सर्विस नहीं करेंगे जहाँ किसी को उसकी मेहनत, उसके पैसे या उसके स्टेटस के आधार पर छोटा किया जाए। हॉल में हलचल मच गई। कुछ लोग तुरंत फ़ोन निकालने लगे। अब क्या होगा? बारात आ रही है, इतने लोग। तभी अनन्या दुल्हन ने लहंगे में कांपते कदम से भीड़ चीर कर मेरे पास आई। उसकी आंखों में डर था। माँ, ये सब क्या है? यह क्यों हो रहा है? मैंने उसकी हथेली पकड़ी, क्योंकि आज तुम्हारी माँ पीछे छुप कर नहीं बैठेगी बेटा। तभी मनु की नज़र मुझ पर पड़ी। उसके चेहरे पर गर्म सम्मान वाली मुस्कान आई। वो सीधे मेरी तरफ आया और उस पल नीलिमा कपूर ने ऐसे देखा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। मनोज ने मेरे सामने रुककर कहा, सरिता जी, आप ठीक है? नीलिमा लगभग चिल्ला पड़ी। आप इन्हें जानते हैं? मनु ने बिना किसी ड्रामा के बहुत सीधे कहा, हाँ, और सिर्फ जानते नहीं। उसने हॉल में सबकी तरफ देखते हुए कहा, यह वही सरिता शर्मा है जिन्होंने मेरी बेटी का समय रहते डायग्नोसिस पकड़ लिया था। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट ने उसे एचआईटी समझकर छोड़ दिया था। सरिता जी ने सिर्फ वाइटल्स नहीं देखे, उन्होंने इंसान देखा। रात भर आईसीयू में बैठकर मेरे बच्चे को बचाया। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैं उसे घटना को अपना काम समझकर भूल चुकी थी, पर किसी के लिए वह जिंदगी थी। मनोज ने आगे कहा, और ये बात भी आप सब जान लीजिए, सरिता जी केवल अस्पताल में ड्यूटी करने वाली नर्स नहीं है, ये हमारे हॉस्पिटल ग्रुप की सीएसआर ट्रस्ट की ट्रस्टी है। ज़मीन पर हेल्थ कैंप्स, मुफ्त दवाइयाँ, गरीब मरीजों के लिए फंड, बहुत कुछ इनके गाइडेंस में चलता है। ये नाम नहीं चालती, इसलिए आप में से बहुत लोग इन्हें पहचानते नहीं। जैसे ही यह शब्द निकले, मेहमानों की फुसफुसाहट बढ़ गई। ट्रस्टी सीएसआर, यह नीलिमा का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था, पर वह फिर भी बचने की कोशिश कर रही थी। बट शी डिडंट टेल एनीवन। सी जस्ट, मनव ने उसकी तरफ देखकर कहा, जस्ट उसका एक शब्द पूरा नहीं हुआ। मनव ने बहुत शांत लेकिन तीखे तरीके से कहा, आपने जस्ट बोलकर जिस इंसान को किचन के पास बिठाया, उसने आपके पूरे नेटवर्क से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी पर असर डाला है। अनन्या मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। माँ, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मैंने उसके माथे को छुआ, क्योंकि बेटा, मैं चाहती थी कि तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, मेरे नाम से नहीं। मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई तुम्हें या मुझे इंसान से कम समझे। नीलिमा ने चीख कर कहा, तो क्या अब हमारी शादी बंद कर दोगे? लोग क्या कहेंगे? बारात आने वाली है। मनोज ने कहा, शादी बंद नहीं होगी। फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मानव ने लाउड इनफ कहा, शादी होगी, पर अब मैनेजमेंट बदलेगा। जैसे ही उसने इशारा किया, दूसरे डोर से नए स्टाफ अंदर आए। पहले से तैयार डिसिप्लिन, उनके साथ एक सीनियर इवेंट लीड भी थी। उसने आते ही कहा, मैम, रिवेजी सिटिंग चार्ट रेडी है। नीलिमा का मुंह खुला रह गया। मैंने शांत आवाज में कहा, नीलिमा जी, आज मेरी बेटी का दिन है। अगर अनन्या ने और आरव शादी करना चाहते हैं तो हम करेंगे, लेकिन अब सिटिंग इज्जत के हिसाब से होगी, और इज्जत किसी की जेब नहीं तय करती। तभी आरव दूल्हा, जो अब तक एक कोने में खड़ा सब देख रहा था, आगे है। उसका चेहरा सख्त था, पर आंखों में शर्म थी। उसने अनन्या की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। सरिता जी, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने यह सब नहीं रोका। मैं डरता रहा कि घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। मैंने उसे घूरा नहीं। मैं बस बोली, डर हर इंसान को लगता है बेटा, पर शादी के बाद तुम्हें किसके साथ खड़ा होना है
ये तुम्हें आज तय करना होगा। आरव ने गर्दन सीधी की। उसने पीछे अपनी माँ की तरफ देखा और फिर ऐसा कहा जिससे पूरे हॉल में फिर सन्नाटा छा गया। मैं आज एक फैसला लेने वाला हूँ और यह फैसला सिर्फ सीटिंग नहीं बदलेगा माँ, यह मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदलेगा। बारात आई, ढोल बजे, नाच गाना हुआ, पर इस बार उस शोर के बीच भी एक अलग सा बदलाव था। एक साफ हवा जैसा, जैसे लोगों को समझ आ गया कि आज का ड्रामा कपड़ों का नहीं, चरित्र का है। मंडप सज चुका था। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। अनन्या का हाथ काँप रहा था। मैंने उसकी कलाई पकड़कर उसे स्टेडी किया। डर मत, मैंने धीरे से कहा। आज तुम झुकोगी नहीं। वेडिंग रिचुअल्स शुरू हुए। कन्यादान से पहले आरव ने माइक मांगा। नीलिमा के चेहरे पर टेंशन साफ थी। उसे लग रहा था लोग क्यों कहेंगे का तूफान अभी भी उसके हाथ में है। पर आरव ने जो कहा उसने सब उल्टा कर दिया। सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ। आरव की आवाज़ भारी थी। आज मैं समझ गया कि इज्जत इनहेरिटेंस से नहीं मिलती, इज्जत सेवा से मिलती है। और मैं अब अपने परिवार के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेट वाले पद पर आके नहीं रहूँगा। मैं हलचल। नीलिमा लगभग चीख पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें वही हाथ संभालना है? आरव ने पहली बार बहुत साफ बाउंड्रीज में जवाब दिया। नहीं माँ, मैं अपनी राह खुद चुनूंगा। मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करूंगा। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उन लोगों की तरह जो सच में मरीज देखते हैं और उन नर्सेस जी की तरह जो रात भर खड़े हो रह कर जिंदगी बचाते हैं। अनन्या की आंखें चौड़ी हो गई। आरव उसने फुसफुसाया। आरव ने कहा, मैंने यह बात पहले किसी को नहीं बताई क्योंकि मैं डरता था। पर आज सरिता जी को किचन के पास बैठकर आप लोगों ने जो किया उसने मुझे दिखा दिया कि मैं किस डर के साथ जी रहा हूँ। नीलिमा का चेहरा ऐसे था जैसे उसके सारे सोशल कार्ड्स एक साथ गिर गए हो। मैं किसी ह्यूमिलिएशन में खुश नहीं थी। मुझे बस सच्चाई चाहिए थी और बाउंड्रीज। मैंने धीरे से कहा, आरव यह फैसला तभी सही है जब तुम उसे गुस्से में नहीं, कन्विक्शन में कर रहे हो। उसने सिर हिलाया। हाँ, और मैं अनन्या से वादा करता हूँ, मैं उसे कभी अपने घर वालों के सामने छोटा नहीं होने दूंगा। अनन्या रो पड़ी। वो मेरी तरफ मुड़ी। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं भी डर गई थी। मुझे लगा अगर मैं बोलूँगी तो मेरी शादी टूट जाएगी। मैंने उसकी हथेलियाँ अपने हाथों में ली। बेटा, शादी बचाने के लिए अगर आत्म इज्जत मारनी पड़े तो वह बची हुई शादी नहीं होती। पर आज तुमने सही जगह कदम रखा है। रिचुअल्स पूरे हुए, शादी हो गई, लेकिन असली बदलाव रिसेप्शन में आया। नीलिमा और उसके पति राजीव कपूर अब वही कॉर्नर टेबल पर बैठे थे जहाँ उन्होंने मुझे बिठाने की कोशिश की थी। किसी ने उन्हें धक्का नहीं दिया, बस उनकी ऊंची कुर्सी अपने आप नीचे आ गई। मेहमानों का व्यवहार बदल गया था। कुछ लोग मेरे पास आकर बोले, मैडम, हमें नहीं पता था आप। कुछ ने कहा, हमारी सोच गलती थी। मैंने सबको एक ही बात कही, किसी की वर्दी पद से उसकी इज्जत मत तोलो। तभी मनोज मेरे पास आया और बोला, सरिता जी, एक और मेहमान आपसे मिलना चाहती है। एड्रेस की तरफ देखो तो एक महिला आई। सादगी से डेस्क पर उनके साथ सिक्योरिटी और स्टाफ प्रिंसिपल डिशेस पर थे। मनोज ने कहा, यह है स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव डॉक्टर कविता राघवन। हॉल फिर क्वाइट हो गया। डॉक्टर कविता ने मेरे हाथ जोड़कर कहा, सरिता जी, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। आपके कम्युनिटी हेल्थ प्रपोजल की फाइल हमारे पास थी। हमने उसे अप्रूव किया है और फंडिंग डबल करने का फैसला भी। नीलिमा और राजीव की आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर कविता ने आगे कहा, और एक बात, अगले साल में रिटायर्ड हो रही हूँ। सरकार ऐसे लोगों को नाम चाहती है जो ग्राउंड पर काम जानते हैं। सो नहीं, आपका नाम रिकमेंड किया गया है एक एडवेंचरी रोल के लिए। अगर आप चाहे। मैं कुछ सेकंड चुप रही। अनन्या ने मेरी उंगलियां कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में गर्व था और पछतावा भी कि उसने अपनी माँ को छुपाने की कोशिश की थी। मैंने डॉक्टर कविता से कहा, मैं पद के पीछे नहीं भागती मैडम, पर अगर काम से लोगों की मदद बढ़े तो मैं मना भी नहीं करूँगी। डॉक्टर कविता मुस्कुराई। यह तो वजह है कि आपका नाम आगे आया। रात के आखिरी हिस्से में जब शोर कम हुआ, मैं होटल की छत पर थोड़ी देर अकेली खड़ी थी। बारिश रुक चुकी थी। शहर की लाइटें चमक रही थी। अनन्या मेरे पास आई। माँ, उसकी आवाज़ टूट रही थी। आज आपने मुझे बचा लिया। मैंने उसे अपने पास खींच लिया। नहीं बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मैंने तुम्हें याद दिलाया कि तुम कौन हो। वह रोते हुए बोली, लोग क्या कहेंगे। मैं उसी में फंस गई थी। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे,
पर जब तुम्हारा घर तुम्हें छोटा करने लगे तब चुप रहना पाप जैसा होता है। अपने आप के खिलाफ अनन्या ने सिर हिलाया। मैं वादा करती हूँ, अब मैं आपको छुपाऊंगी नहीं। मैंने उसके आंसू पोंछे और मैं वादा करती हूँ, मैं कड़वाहट नहीं रखूंगी, पर बाउंड्रीज हमेशा रहेगी। नीचे हॉल में आरव खड़ा था, दूर से हमें देख रहा था। उसके आंखों में एक नया इंसान दिख रहा था जो पहली बार अपने डर से बड़ा हो रहा था। उस रात मैंने समझा, सबसे बड़ी जीत किसी को नीचा दिखाना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपने सच पर खड़े रहना और अपने बच्चे को भी सच पर खड़ा करना। और अगर कोई आपको आपकी कोशिश से आंकता है तो उसके आपकी मेहनत की ज़मीन दिखा दीजिए, बिना स्वर किए। अब जाते जाते बस एक सवाल आपके साथ, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको कम समझा हो, सिर्फ आपके कपड़ों, आपके काम या आपके परिवार की वजह से? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कहानी आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिख भेजें। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।